दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले भी कई प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने पर मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आपसे कह रहा है कि अगर आप चिड़ियाघर का भ्रमण कराते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना, सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। दोस्तों तो आप अपना टिक कर लीजिए जल्दी से, क्या बताएंगे आप। ठीक है, अनुभव है ये। ठीक है, चलो अब बताओ क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बताइए। ए ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है रोनाल्ड रॉस और डी है जॉर्ज मिस्ट्रल। तो अपना टिक करिए। तो दोस्तों मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि रोनाल्ड रॉस नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने मच्छर के पेट को फाड़ा और उसमें देखा कि मलेरिया का जो है वो मलेरिया मच्छर से ही फैलता है। और ये बहुत गरीब परिवार से थे। इन्होंने मठ पर रहकर दोस्तों अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा किया था। अगर आपने डिटेल में नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसमें देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दोस्तों जीएस का क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में दिया जाता है। 1901 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, स्वीडन के थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का यानी कि क्या उद्देश्य होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता करना। बी है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। सी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना और डी है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो दोस्तों आपने अपना टिक कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ डी ऑप्शन आपने टिक किया होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। आपको दोस्तों पता ही होगा कि अधिगम को जब तक हम भौतिक जीवन से विद्यालय के बाहरी जीवन से नहीं जोड़ेंगे तब तक बच्चे को बिल्कुल परिपक्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षण का क्वेश्चन है, आपको टिक करना है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। चलिए एनसीईआरटी 2005 भी यही कहता है। चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। बताइए। ए ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, यानी कि क्यों इसे स्थान उच्च प्राथमिक स्थान दिया गया है। तो बी ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। सी है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए और डी है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाओं को उपलब्ध कराने के लिए। आप अपना टिक कर लेंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। देखिए दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का आपको मैं एक बात बता दूं कि प्राइमरी लेवल में क्लास 1 और क्लास 2 में एनसीईआरटी की बुक में पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बाद 3, 4 और 5 इसमें एनसीईआरटी में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। दोस्तों क्लास 3 की, क्लास 4 की और क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक चैप्टर वाइज मैंने डिटेल में बिल्कुल डिस्कस कराई है। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है। आपने नहीं देखा है तो सीटेट देने से पहले उसे ज़रूर देख के जाइए, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको उससे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना।
एनसीईआरटी की फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता ही होगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगला पॉइंट देखेंगे, अल-बरूनी जिस देश से आया था उसका क्या नाम था? मैंने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया है कि अल-बरूनी कहाँ से आया था। बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान। तो बताइए कहाँ से आया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा उज्बेकिस्तान। अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था दोस्तों। और मैंने आपको पढ़ाया है कि इसी अल-बरूनी ने हमारे देश के तालाबों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि यहाँ के तालाब बहुत अच्छे हैं और कई बातें लिखी हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो इसका राइट आंसर होगा अल-बरूनी। दोस्तों एनसीईआरटी बुक मैंने पूरी की पूरी करा दी है, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। चलो अगला देखें, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं? बताओ। ए ऑप्शन है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, बी ऑप्शन है सोना चांदी के घोल बनाए गए पेंट, सी ऑप्शन है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, और डी ऑप्शन है विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग। तो अपना टिक करिए आप। तो दोस्तों आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी मेरे से या फिर कहीं पर, तो आप बिल्कुल टिक कर ले जाएंगे कि पिसे हुए चावल के घोल से जो मधुबनी चित्रकला है वो करी जाती है। दोस्तों मधुबनी जो है वो बिहार के लिए फेमस है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य के लिए मधुबनी फेमस है, तो बिहार के लिए। बिहार में एक जिला है दोस्तों मधुबनी इसीलिए बिहार से संबंध रखती है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि इसमें पिसे हुए चावल से पशुओं के, पेड़ों के और इंसानों के दीवार पर जो है चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटी चीज़ों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? देखो अभी हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की बात करी गई है कि भारत में ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो मेघालय, असम, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आपने मेरे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया भी है क्लास 5 में दोस्तों, तो मैंने बताया था कि जो है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में ये जो नेफेंथिस, इसे ही घटपर्णी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही घटपर्णी पौधा कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो नेफेंथिस या घटपर्णी पौधा मेघालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता दूं कि इस तरीके का होता है। देखिए ये बेलनाकार होता है ऐसे करके ये, और इस पर एक वो लगा होता है, एक कह सकते हैं छतरी टाइप की लगी होती है। अगर यहाँ से कोई भी जीव, ये विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ता है, और ये कोई भी जीव यहाँ पर आता है तो ये वाला जो टप होता है वो बंद कर लेता है, और जो ये है जो कीड़ा मकोड़ा है वो उसे खा जाता है। ठीक है, तो मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ होती है? देखिए आपको विकार पढ़ने हैं। ठीक है, विकार कई तरीके, एक वीडियो सेपरेट अलग से मैं बना दूंगा विकार पर, बस यहाँ क्वेश्चन आ गया है तो सीख लीजिए। डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं। डिसलेक्सिया दोस्तों पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता को दोस्तों डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन क्या शामिल नहीं करता? देखो नहीं वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तब आपको बहुत अच्छे से टिक करना है। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन का क्या शामिल नहीं करता? ठीक है, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों की पहचान। सी ऑप्शन है शिक्षण में कमियों की पहचान। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ावा। अब देखो नहीं पूछा गया है तो बढ़ावा तो हो सकता है, कमियों को पहचान भी कर सकते हैं, रिक्तियों की पहचान भी कर सकते हैं। देखिए ग्रेडिंग और रैंकिंग वाला बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपने ये पूरा का पूरा करा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था? बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए आप। पहला ऑप्शन है मेधा पाटकर, बी ऑप्शन है अमृता देवी, सी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा और डी ऑप्शन है AK बनर्जी। तो दोस्तों
सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन उत्तराखंड से चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ में? उत्तराखंड में। एक नाम और आता है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो दो नाम आते हैं। मोस्टली सुंदरलाल बहुगुणा का ही नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं? अगर आपने 10/10 किए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, 9/10 किए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे ऐसी श्रृंखला चलाना चाहते हो तब भी कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।